जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं मई जून 2021, पेपर 1-2। ठीक है जी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बिल्कुल रीसेंट पेपर है। ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड. We are investigating the formula of magnesium oxide by using the fact that when magnesium is heated, it reacts with oxygen to form magnesium oxide. Alright, so magnesium oxide ka formula, we are investigating the formula of magnesium oxide by reacting magnesium with oxygen when magnesium is heated. So condition kya hai कि we are heating magnesium to form magnesium oxide. So ये reaction है. Now the question is, which apparatus is used for this investigation? Which apparatus? They have given us 3 diagrams and we have to find out that which apparatus is used for this investigation. Now in the first diagram you can see that we have gas syringe और ये टेस्ट ट्यूब जो है वो दी गई है. तो मेटल्स जो हैं इनको आप टेस्ट ट्यूब में हीट नहीं करते, दे नीड स्ट्रॉन्ग हीटिंग. फॉर स्ट्रॉन्ग हीटिंग वी नीड क्रूसिबल. ठीक है जी. और एयर जो है ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट एयर से ली जाएगी, गैस सिरिंज में से नहीं ली जाएगी. ठीक है जी. एयर में ऑक्सीजन की वास्ट सप्लाई मौजूद है. सो वी जस्ट सिंपली हीट मैग्नीशियम इन दी ओपन एयर और वहीं से ऑक्सीजन मिलेगी. ठीक है. सो ऑब्वियसली डायग्राम 3 तो करेक्ट है बिकॉज आपके पास ये क्रूसिबल है, दिस इज क्रूसिबल और इसको हीट करेंगे. ये ट्राईपॉड स्टैंड है तो ट्राईपॉड स्टैंड पे रख के नीचे बर्नर रख के इसको हीट करेंगे. दिस इज ट्राईपॉड. ठीक है जी. तो डायग्राम 3 तो करेक्ट है. नाउ डायग्राम 2 ऑब्वियसली बैलेंस रिक्वायर्ड होगा. आप मैग्नीशियम को हीट करने से पहले उसका मास लेंगे, मास बिफोर हीटिंग देन मास आफ्टर हीटिंग, सो दैट आपको पता लगे कितना ऑक्सीजन ऐड हुआ है. ठीक है जी. सो डायग्राम 2 and 3 आर करेक्ट. सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. सो ये जस्ट सिंपल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which property of a liquid ester can be used to check its purity. प्योरिटी चेक करनी है बिफोर यूज्ड एज अ फूड फ्लेवरिंग. ईस्टर्स जो हैं, ईस्टर्स आर यूज्ड एज फूड फ्लेवर्स. ठीक है जी. ये आपको यूज़ के तौर पे ध्यान में रखना है. और ईस्टर की प्योरिटी चेक करनी है बिफोर यूजिंग इट एज अ फूड फ्लेवरिंग. ठीक है जी. तो प्योरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हर प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है. राइट. सो टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस वी ऑलवेज check its boiling point. What is the boiling point of that substance. ठीक है जी. So आप purity check करते हैं through its boiling point. ठीक है जी. So boiling point is the criteria to find out the purity of the substance. ठीक है जी. अगर pure substance होगा तो sharp boiling point होगा, fixed boiling point होगा. impure होगा तो sharp boiling point नहीं होगा. it boils over a range of temperature. 100 पे boil होना शुरू हुआ, 102 तक boil होता गया. ठीक है. तो sharp नहीं होगा और fixed होगा. जैसे वाटर है, प्योर वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे कैन बी यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस. विच सेपरेशन मेथड वुड गिव प्योर सैंपल्स. सेपरेशनल टेक्निक में से क्वेश्चन है, विच सेपरेशन मेथड वुड गिव प्योर सैंपल्स ऑफ बोथ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर. ठीक है जी. आपके पास कोई मिक्सचर है, 2 सब्सटेंस है उसमें, तो आपने ये बताना है कि विच सेपरेशनल टेक्निक वुड गिव प्योर सैंपल. प्योर सैंपल की बात हो रही है. ठीक है जी. प्योर सैंपल्स ऑफ बोथ सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर. सो फर्स्ट मिक्सचर इज कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स एंड वाटर एंड टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू आप कॉपर सल्फेट को सेपरेट कर लेंगे, बट वाटर जो पीछे रहेगा लाजमी नहीं कि दैट वुड बी 100% प्योर, उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, इथेनॉल एंड वाटर बाय इवेपोरेशन. हीट करेंगे, वाटर भी इवेपोरेट होगा, इथेनॉल भी इवेपोरेट होगा, तो मिक्सिंग रहेगी. 100% प्योर सेपरेशन नहीं हो सकती, तो दैट वुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट. सॉल्ट एंड सैंड. सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व, सॉल्ट एंड सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे. ठीक है जी. सैंड को फिल्टर करके सेपरेट करेंगे, बट स्टिल वाटर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी सॉल्ट के साथ, तो 100% सेपरेशन यहाँ पे भी नहीं हो सकती. फिल्ट्रेशन के थ्रू आप सेपरेशन नहीं कर सकते.
nitrogen and oxygen by fractional distillation. So fractional distillation, it works on the principle that every substance have pure melting and boiling point. तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर हम सेपरेट करते हैं. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी जो है ये इसी बेस के ऊपर सेपरेट होंगे. तो दैट वुड बी मेथड विच वुड गिव अस प्योर सब्सटेंस फ्रॉम दिस मिक्सचर. ठीक है जी. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू कैटाइन एंड एनाइन टेस्ट. क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है. एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ J is a colorless solution that contains cation and chloride ions. ठीक है जी. तो एनाइन बता दिया गया आपको कि विच एनाइन इज प्रेजेंट, क्लोराइड आइन और कैटाइन कुछ भी हो सकता है. ठीक है जी. तो आपके पास J कोई सोल्यूशन है जिसमें कोई भी कैटाइन है और एनाइन कौन सा है, क्लोराइड आइन. सेपरेट सैंपल ऑफ द सोल्यूशंस गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट with a few drops of aqueous sodium hydroxide and with a few drops of aqueous ammonia. ठीक है जी. So we have separate samples of the solution which gives white PPT with few drops of aqueous NaOH and with ammonia. Which statement about J is correct? The cation in J must be Al3 plus. ये लाजमी नहीं है. ठीक है जी. With a few drops of aqueous ammonia and sodium hydroxide, white PPT doesn't means कि it is 100% aluminum ion. ठीक है जी. So मतलब इट कुड बी कैल्शियम और इट कुड बी जिंक. तो ये 100% लाजमी नहीं है. ठीक है जी. द कैटाइन इन J मस्ट बी Fe2 प्लस. Fe2 प्लस तो हो ही नहीं सकता. दैट गिव्स कलर्ड प्रेसिपिटेट कैटाइन. व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन एक्वस बैरियम नाइट्रेट आर एडेड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ J, अ वाइट PPT फॉर्म. नाउ दिस इज द टेस्ट ऑफ सल्फेट आइन. ठीक है जी. एंड दे टोल्ड अस दैट द एनाइन इज क्लोराइड आइन. सो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज सल्फेट आइन सोल्यूशन में मौजूद ही नहीं है. व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड and aqueous silver nitrate are added to an aqueous solution of J, a white precipitate is formed. Now this is the test for chloride ion. ये chloride ion का test है कि we add dilute nitric acid, this releases H plus ions, and we add silver nitrate which releases silver ions. Silver ions will react with chloride ion to give AgCl, and this gives white precipitate. So this would be definitely correct. So option D is the correct option. ठीक हो गया जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गैस X हैज़ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. दे हैव गिवन अस सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस नेम्ड X. तो इट इज़ अ कलरलेस गैस. नो अफेक्ट ऑन आइदर डैम्प रेड और ब्लू लिटमस पेपर. मतलब ना तो एसिडिक गैस है ना बेसिक गैस है. नो अफेक्ट ऑन लाइम वाटर. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है. तो नो CO2, नो एसिडिक और बेसिक. And it is a flammable gas. All right, so colorless gas and flammable gas. So what is gas X? Ammonia is a basic gas. ये तो हो ही नहीं सकता. Chlorine, it would turn red and blue both litmus paper. It bleaches litmus paper. So ये भी नहीं हो सकती. Hydrogen gas. Hydrogen is a colorless gas. Hydrogen will not change the color of a litmus paper. Hydrogen will have no effect on lime water. एंड इट इज़ फ्लेमेबल एज वेल. हाइड्रोजन इज़ हाईली फ्लेमेबल. ठीक है जी. फ्यूल सेल्स में यूज़ होता है. सो ऑप्शन सी जो है ये 100% करेक्ट होगा बिकॉज ऑक्सीजन कलरलेस है बट इट इज़ नॉट फ्लेमेबल. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है जी. लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ मैटर इज़ करेक्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको सिंपल ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. So let's read the first statement. When a liquid freezes, means when it solidifies, it becomes a solid. ठीक है जी. And energy is released to the surroundings. जब कोई भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड में आएगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे. और जब पार्टिकल क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो दैट मीन्स एनर्जी इज़ रिलीज्ड टू द सराउंडिंग. सॉलिड से लिक्विड से जब सॉलिड में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है. दैट मीन्स एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. बट लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस एज वेल. व्हेन अ लिक्विड रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट बिकम्स अ गैस. ठीक है जी. यहाँ तक बात सही है. व्हेन अ लिक्विड रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट बिकम्स अ गैस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. नो, इवेपोरेशन इज एट बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज बॉइलिंग. बिफोर बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं सरफेस के पार्टिकल दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन. सो बी रॉन्ग है.
When a solid changes directly to gas, the process is called condensation. No, it is sublimation. When a solid melts, the particles get further apart and have less energy. When solid melts, particles gets further apart and have more energy. Solid to liquid, liquid to gas, energy बढ़ती है, तो ये भी incorrect है. So option A is the correct option. Alright जी, next question is related to periodic table. Use the periodic table to answer this question. ठीक है, periodic table given होगा आपको. So periodic table को use करते हुए आंसर देना है. Which two particles have the same number of electrons? Which two particles have the same number of electrons? किन में number of electrons same है? So first option is argon and calcium. So let's look at the periodic table. So argon has 18 electrons. याद रखें जितने protons होंगे उतने electrons होंगे, तो argon has 18 electrons and calcium has 20. So that means option A is incorrect. Same number of electrons नहीं है. Sodium ion and potassium ion. Sodium has 11 electrons, but once it loses an electron, it becomes ion. So that means sodium ion has 10 electrons, potassium has 19, and when it loses electron, it becomes 18. So ये भी बराबर नहीं है. So that means option B is incorrect. Fe2 plus and Fe3 plus, ये तो obviously गलत होगा, बिकॉज एक में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, एक में 3 कम है, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते. Ca2 plus and scandium 3 plus, calcium 2 plus. When calcium loses 2 electrons, calcium has 20 electrons. So when it loses 2 electrons, calcium has 8, calcium ion Ca2 plus would have 18 electrons, Ca2 plus. And scandium has 21. When it loses 3 electron, 21 में से 3 minus कर दें, so that would also be 18 electron. So that means कि calcium 2 plus, calcium ion and scandium ion have same number of electrons. All right. Now next question is again from atomic structure. The table shows data for the particles W, X, Y and Z. ठीक है जी, 4 particles हैं W, X, Y, Z, and they have given us the proton number, nucleon number and number of electrons. Which statements are correct? कौन सी statements correct हैं? So W and X are isotopes of the same element. W and X are isotopes which have same number of protons but different number of neutrons. So if we look at this table, W has 6 protons, X has 6 protons, number of protons same है. But nucleon number is number of protons plus neutrons. ठीक है जी, तो nucleon number इसका कितना है? W का 12 और X का 14. Number of protons same है, nucleon number different है. So that means number of neutrons different होंगे, because neutron is equals to nucleon number minus किसी भी एटम में अगर आपने न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने, so neutrons would be equal to nucleon number which is represented by A minus proton number which is represented by Z. So W would have 12 minus 6, that is equals to 6 neutrons, and X would have 14 minus 6, that would mean 8 neutrons. So इसका मतलब number of neutrons different है, proton same है, तो statement 1 correct है. Y is in group 5 of the periodic table. Y is in group 5 of the periodic table. Y has 7 electrons. ठीक है जी, और ग्रुप का कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर मैं Y की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 है. फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5. सो इसके लास्ट शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू 5th ग्रुप. सो ये भी करेक्ट हो गया. Z इज़ अ कैटाइन. कैटाइन मीन्स कि जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हों. तो Z का प्रोटॉन नंबर है 8. ठीक है जी, Z का प्रोटॉन नंबर है 8, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10. मतलब इसने गेन किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये एनाइन है. Z इज एन एनाइन, इट इज़ नॉट अ कैटाइन. गेन इलेक्ट्रॉन. So that means option 1 and 2 are correct, but 3 is wrong. So that means 8A is the correct option. 1 and 2 are correct. ठीक है जी. Which dot and cross diagram correctly shows a molecule of ethene?
Which dot and cross diagram correctly shows a molecule of ethene? Ethene is C2H4, in which both the carbons are double bonded to each other and they have two hydrogens attached to each other. So in first option we can see that both the carbon atoms are singly bonded, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, so A wrong option है. In B we can see that both the carbon atoms are double bonded, 4 electrons share हो रहे हैं. Then single bonds with hydrogens and each carbon has 2 hydrogens, so that means option B is the correct option. ये correct option है. अगर आप C को देखें तो C में again single bond है, इसलिए ये wrong है. D में double bond है but each carbon is connected to 1, 2, 3 hydrogen atoms, तो ये wrong है. This is C2H6 and we needed the structure of ethene which is C2H4. ठीक है जी. Next question. The names and formulas of 3 nitrogen compounds are shown. 3 nitrogen compounds: ammonia, hydrazine, hydroxylamine. Which compound has the highest relative molecular mass? किसका MR सबसे ज़्यादा है? And in which compound is the percentage by mass of hydrogen the greatest? ठीक है जी. तो which compound has the highest molecular mass and which has the highest percentage by mass of hydrogen? So molecular mass तो obviously NH2 hydroxylamine का होगा because it has hydrogen. If we calculate ammonia तो हो नहीं सकता. नाइट्रोजन N2H4 का कैलकुलेट कर लें. नाइट्रोजन 14 into 2 plus 4, that means 14 into 2 28, 29, 30, 31, 32. ठीक है जी. And NH2OH is nitrogen 14 plus 2 plus 16 plus 1. So 14 plus 16, that would be 30, 32, 33. So NH2OH has the mass 33 and N2H4 is 32. Now, which compound has the highest? So that means the answer is either C or D because highest MR NH2OH. Now the percentage by mass. So in NH3 we have 3 hydrogens, percentage by mass of hydrogen. So how to calculate? कैसे calculate करेंगे percentage of hydrogen? हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास. NH3 का मास कितना है? 14 plus 3 17 मल्टीप्लाई बाय 100. 3 divided by 17, so that is 17.6. और N2H4 के लिए कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन 4 डिवाइडेड बाय 32, राइट. 28 plus 4 32. So 4 divided by 32 multiplied by 100, so that is 12.5. तो सिंपल आपके पास आंसर क्या हो गया? Which compound is the percentage by, in which compound is the percentage by mass of hydrogen is the greatest? So that is ammonia. MR किसका ज़्यादा है? NH2OH का. So option C is the correct option. ठीक है जी. Alright, now the next question is related to molar calculations. The relative formula mass of 4 compounds are given. ठीक है, 4 compounds के formula mass given है. Al2O3, copper oxide, H2SO4, nitric acid. The student has 1 gram sample of each compound. चारों का 1-1 ग्राम है. Which sample contain the highest number of moles of oxygen atoms? किसमें ऑक्सीजन के एटम्स सबसे ज़्यादा हैं? ठीक है. Which sample contain the highest number of moles of oxygen atoms? 1 ग्राम सैंपल है चारों के. किसमें ऑक्सीजन के एटम्स के मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे? So let's calculate the moles of oxygen atoms in 1 gram of each of these elements. ठीक है जी. So let's suppose if we have 102 grams of Al2O3. This is 1 mole of Al2O3. Molar mass है 102. So that means 102 is the molar mass of Al2O3. So that means 1 mole of Al2O3 weighs 102 gram, and this contains 3 moles of oxygen. 3 moles of oxygen. So in 102 gram there are 3 moles of oxygen. तो हमें कितने ग्राम्स में कैलकुलेट करना है? 1 ग्राम में. So 1 gram would contain how many moles? X. So that would be equal to 3 divided by 102, and 3 divided by 102, that would be equal to
3 divided by 102, that is 0.0294, 0.0294 moles. ठीक है जी, ये आ गया moles of oxygen atoms in 1 gram of Al2O3. Similarly, we have to calculate the moles of oxygen in 1 gram of copper oxide, in 1 gram of H2SO4, and in 1 gram of nitric acid. So 80 grams of copper oxide weighs 1 gram of, contains 1 mole of oxygen atom. So 1 gram contains X, so that would be equal to 1 upon 80, and 1 upon 80, that would be equal to 0.0125. ठीक है जी, ये आ गए moles of oxygen in 1 gram of copper oxide. Now 1 gram of H2SO4. H2SO4 का molar mass है 98. Let me erase this. All right. Now 98 grams of H2SO4 contains 4 moles of oxygen atoms. So 1 gram में कितने atoms होंगे? So X would be equal to 4 divided by 98. 4 divided by 98. This is 0.041. ठीक है जी, और लास्ट में नाइट्रिक एसिड का मोलर मास है 63. So 63 grams contain 3 moles of oxygen atoms. 1 gram contain X, so X is be equal to 3 divided by 63. So 3 divided by 63, that is 0.048. 0.048, and ये सबसे लार्ज आपके पास आ गए. So 1 gram of nitric acid contains the largest number of moles of oxygen atoms, 0.048. So that means option D is the correct option. All right, let's move on to the next question. 10 centimeter cube of propane, 10 centimeter cube of propane is burned in 70 centimeter cube of oxygen in a closed container. ठीक है जी, आपके पास प्रोपेन कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब और ऑक्सीजन कितना है 70 सेंटीमीटर क्यूब. What is the total volume of gas present after the reaction? After the reaction, total volume of gas कितना होगा? Assume all volume of gases are measured at RTP. ठीक है जी. सो गैस के लिए जिस तरह से आप मोल्स को रिलेट कर सकते हैं, गैस के लिए हम वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट राइट द इक्वेशन हियर. C3H8 react with 5 moles of oxygen to give 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. प्रोपेन गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड. ठीक है जी. सो वी हैव 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन एंड 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ oxygen. So that means propane is the limiting reactant. Now the molar ratio of propane and oxygen is 1:5. So that means 10 moles of propane would react with 50 moles of 50 centimeter cube of oxygen. तो इसका मतलब ये जो 70 है इसमें से 50 तो रिएक्ट कर जाएगा प्रोपेन के साथ, और पीछे बच कितना गया 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बच गया. ठीक है. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आगे कितना बन रहा है, क्योंकि हमें बताना है कि व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट. तो रिएक्टेंट साइड से 20 बच गया. प्रोडक्ट साइड पे हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन विल गिव 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इफ 10 मोल्स ऑफ प्रोपेन, या आप कह लें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन गिव्स 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रेशो मेथड से आपने ये देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर प्रोपेन के कितने मोल्स हैं 1, और प्रोडक्ट साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स हैं. सो दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन वुड गिव 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इफ़ वी हैव 10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स वी गेट 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी. तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है 30 cm3. वाटर लिक्विड फॉर्म में ऐसे नहीं देखेंगे, तो CO2 30 cm3 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 30 cm3 of carbon dioxide which we get after the reaction, and 20 cm3 of oxygen which remains. So total volume of oxygen कितना है, total volume of gas कितना है after the reaction, that would be 50. So the correct answer is 50 centimeter cube. ठीक है जी बेटा.
जी बेटा, now the next question is when a mixture of sodium chloride and sodium hydrogen carbonate is heated, the reaction shown takes place. तो आपके पास मिक्सचर है किसका, सोडियम क्लोराइड का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और उसको हीट कर रहे हैं, NaHCO3 डिकम्पोज हो रहा है, NaCl इज़ अनचेंज्ड ऑन हीटिंग, ये डिकम्पोज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, व्हेन 6 ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज़ हीटेड द लॉस इन मास इज़ 1.5 ग्राम। मतलब टोटल आपके पास मिक्सचर का मास कितना है, मास ऑफ मिक्सचर दैट इज़ 6 ग्राम्स, ठीक है जी, एंड लॉस इन मास इज़ 1.5 ग्राम्स। द रिएक्शन इज शोन टेक्स प्लेस। तो लॉस इन मास क्या है, ये जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, दिस इज लॉस इन मास, ठीक है जी। व्हाट इज़ द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द मिक्सचर। मिक्सचर में NaHCO3 का परसेंटेज कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो मास लॉस हो रहा है इसके मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो टोटल मास कितना लॉस हुआ है, 1.5 ग्राम। अब इसको 2-4 तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट से मैं इसको सिंपल ऐसे देखता हूँ कि CO2 + H2O, ठीक है, ये दो गैसेस हैं जो रिलीज़ हो रही हैं, तो इन दोनों का कंबाइन मास कितना बनता है, 44 + 18 दैट इज़ इक्वल्स टू 62। 44 + 18 दैट इज़ इक्वल्स टू 62। तो टोटल लॉस इन मास कितना है, 1.5 ग्राम। तो मोल्स में कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 62, सो 1.5 डिवाइडेड बाई 62 दैट इज़ 0.024। ये आ गए मोल्स ऑफ मास लॉस्ट, ठीक है जी। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करें इनटू मोल्स ऑफ NaHCO3, तो किसी भी गैस के हिसाब से देखें तो 1:2 का रेशियो है। 1 मोल ऑफ CO2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NaHCO3, 1 मोल्स ऑफ वाटर गिव्स 2 मोल्स, तो 1:2 का रेशियो है। तो मीन्स वॉट एवर इज़ द मोल्स ऑफ मास लॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो मोल्स ऑफ NaHCO3 आ जाएगा, ठीक है जी। सो मल्टीप्लाई बाई 2 दैट वुड बी 0.048। ये आ गए मोल्स ऑफ NaHCO3, मोल्स ऑफ NaHCO3 आ गए। अब इसको मास में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई बाय इट्स MR गिवन है 84, मल्टीप्लाई बाय 84 दैट इज इक्वल्स टू 4.064, 4.064 ये ग्राम्स मास आ गया। अब हमें क्योंकि परसेंटेज बाय मास निकालनी है तो डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 6 ग्राम, सो दैट इज इक्वल्स टू 67.7 और 68। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 13 का आंसर क्या हो गया, सी। All right जी, next question is related to electrolysis. Molten sodium chloride is electrolyzed. Which change occurs at the cathode? Molten sodium chloride. Molten sodium chloride, that means we have sodium ions and chloride ions present in the reaction mixture. Sodium ions and chloride ions. So which change occurs at the cathode? At the cathode, sodium ion will move. So sodium ions will gain electron at the cathode and converts into Na. That means sodium ions will be reduced. So sodium ions are reduced as they gain electron. Cathode पे हमेशा reduction होती है. So option B is the correct option. Which positive ions are present? Which positive ions are present in aqueous copper 2 sulfate? आसान सा सवाल है। कौन कौन से पॉजिटिव आइंस मौजूद हैं? टोटल आइंस अगर हम देखें तो कॉपर आइंस, सल्फेट आइंस, और क्योंकि एक्वियस है दैट मीन्स H+ आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। सो विच पॉजिटिव आइंस आर प्रेजेंट? कॉपर आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस। सो ऑप्शन बी, आसान सवाल था। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मेन कंपाउंड इन नेचुरल गैस? नेचुरल गैस में अराउंड 94% मीथेन गैस होती है, ठीक है जी, CH4। So what is the main compound in natural gas? Methane gas. Methane is the main compound in the natural gas. Now the next question is ethanol is produced by the fermentation of glucose from sugar cane. ठीक है जी, शुगर को ग्लूकोज की फर्मेंटेशन की जाती है, उससे इथेनॉल बनता है। इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? शुगर केन इज़ अ नॉन रिन्यूएबल फाइनाइट रिसोर्स, ये रॉन्ग है। शुगर केन इज़ अ
रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, आप एग्रीकल्चर है, आप इसको अगेन एंड अगेन जो है वो प्रोडक्शन हो सकती है इसकी, तो ये रिन्यूएबल सोर्स है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। व्हेन शुगर केन इज ग्रोइंग इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। व्हेन शुगर केन ग्रोज, प्लांट ग्रोथ है, सो दिस फोटोसिंथेसिस अकर्स। which removes carbon dioxide from the atmosphere. So option B 17 2 is correct, 17 का B option हो जाएगा। Alright, now the next question is aqueous sodium thiosulfate. Aqueous sodium thiosulfate reacts with hydrochloric acid. Thiosulfate reacts with hydrochloric acid. The rate of the reaction increases if the concentration of both reactants is increased. Rate of reaction बढ़ेगा अगर आप reactants की concentration को बढ़ाएंगे। Nitrogen gas reacts with hydrogen gas. The rate of the reaction increases if the pressure in the reaction vessel is increased. Pressure is also directly proportional to rate of reaction. Which row correctly explain why the given change increases the rate of reaction? So aqueous sodium thiosulfate plus hydrochloric acid में उन्होंने कहा कि the rate of reaction increases if the concentration of both reactants increases. So concentration बढ़ाने से rate of reaction बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये हमें देखना है। Higher frequency of collisions between particles, जितनी ज़्यादा concentration होगी frequency of collisions उतनी बढ़ेगी, तो A जो है वो correct हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम B की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस, प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स विल मूव क्लोज टू ईच अदर एंड हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल। सो ऑप्शन ए जो है ये मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि जब आप कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होगी, प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो भी हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होगी। बी की बात करें तो बी में हायर फ्रीक्वेंसी तो आ रहा है फॉर एक्सपेरिमेंट ए, बट ये कह रहे हैं कि द एक्टिवेशन इज एनर्जी इज डिक्रीज। एक्सपेरिमेंट बी में जहाँ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है। एक्टिवेशन एनर्जी का प्रेशर से कोई कनेक्शन नहीं है, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सी में अगेन कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज, अगेन कंसनट्रेशन बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आना, सो ये भी इनकरेक्ट है, और डी भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Magnesium reacts with dilute sulfuric acid. Magnesium reacts with dilute sulfuric acid. 2 experiments are carried out at 25 degrees centigrade. Rate of reaction से related question है। Experiment 1, 24 grams of powdered magnesium is reacted with 100 cm cube of 1 mole per dm cube सल्फ्यूरिक एसिड। इस किस्म के क्वेश्चंस में हमेशा आप पहले कंसंट्रेशन मोल्स कैलकुलेट कर लिया करें। एसिड के मोल्स निकाल लें, वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल्स टू C इंटू V। कंसंट्रेशन कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी। तो ये कितने मोल्स आ रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1. So in experiment 1 we have 0.1 moles of sulfuric acid which is reacting with 24 grams of powdered magnesium. Experiment 2, 24 grams of powdered magnesium same is reacted with 50 cm cube of 2 moles sulfuric acid. Now पहली चीज़ अगर आप नोट करें तो कंसंट्रेशन बढ़ गई है, एंड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 2 का, एक्सपेरिमेंट 2 वुड हैव हायर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। और वॉल्यूम जो है वो आपने कम किया है, तो मोल्स कैलकुलेट करते हैं, C इज इक्वल्स टू N, N इज इक्वल्स टू C इंटू V। कंसंट्रेशन 2, वॉल्यूम 50 डिवाइडेड बाय 1000, सो 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, that is equals to 0.1. So number of moles are same in both experiments. Experiment 1 and 2, number of moles are same, ठीक है जी। And if we
look at the moles of magnesium, we have 24 grams of magnesium. So 24 is the MR of magnesium. So that means we have 1 mole of magnesium reacts with 0.1 mole of sulfuric acid. So that means sulfuric acid is the limiting reactant. This will decide the amount of product formed. हमेशा limiting reactant decide करता है कितनी product बनना है. अब question देखें, during each experiment the volume of hydrogen produced is measured. The results are plotted on the graph. Which graph is correct? अब पहली चीज़ तो दोनों में वॉल्यूम सेम बनेगा, तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें वॉल्यूम डिफरेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मोल्स सेम है. लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स दोनों में सेम है. इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स वी हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विच इज 0.1. 0.1. So that means moles are same, so we get same volume of oxygen gas. So option C is incorrect, option D is incorrect. So either A is correct or B is correct. ठीक है. Now dotted line is, it represents experiment 2 which has a higher rate of reaction. ठीक है जी. So experiment 2 has a higher rate of reaction, और जितना रेट ज़्यादा होगा स्लोप भी ज़्यादा होगा. ठीक है जी. तो आप कह सकते हैं कि दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, वॉल्यूम इज सेम, देन दिस वुड बी एक्सपेरिमेंट 2, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो बढ़ गया है. जितना स्लोप बढ़ेगा, एज स्लोप इंक्रीजेस रेट इंक्रीजेस. ठीक है जी. तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 1 mole per dm cube, and this is the experiment in which the concentration is 2 moles per dm cube. So option A is the correct option. ठीक है जी. तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? A. This is the correct graph. चलिए नेक्स्ट है 20. Solution X is colorless. Solution X is colorless. A few drops of aqueous potassium iodide solution are added to a sample of X. No change is seen. Solution X is colorless. आपने इसमें Ki ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड, which is a known reducing agent, और कोई कलर चेंज नहीं आया है. ठीक है. Solution Y is colorless. Solution Y भी colorless है. A few drops of aqueous acidified KMnO4 solutions are added to a sample of Y. The color of the potassium manganate disappears. ठीक है जी. कलर डिसअपियर हो गया. So solution Y is also colorless, और आपने इसमें KMnO4 ऐड किया है which is an oxidizing agent, और यहाँ पे कलर डिसअपियर हो गया. सोल्यूशन Y में KMnO4 ऐड करने पर जो KMnO4 का कलर है विच इज़ पर्पल कलर, तो ये डिसअपियर हो गया, पर्पल से कलरलेस हो गया. दैट मीन्स कि इसने ऑक्सीडाइज किया है. जब भी ये रिएक्शन करेगा तो कलर चेंज आएगा, कलर चेंज आएगा, इसका मतलब जो अदर सब्सटेंस है दैट इज़ द इट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड. सोल्यूशन Y इज़ ऑक्सीडाइज्ड. KMnO4 ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया. व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट X एंड Y फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशंस? X एंड Y आर बोथ रिड्यूसिंग एजेंट्स? नो, क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन में तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ सोल्यूशन X के साथ, तो ये इसके बारे में तो हम कुछ भी रिड्यूस नहीं कर सकते. X is an oxidizing agent and Y is not a reducing agent. तो X is an oxidizing agent. अगर X oxidizing agent होता तो Ki क्योंकि reducing agent है तो Ki इसको reduce कर पाता, बट क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये wrong है. X is not a reducing agent. ठीक है जी. आपने Ki के साथ इसको रिएक्ट किया है, Ki is a known reducing agent, और कोई रिएक्शन नहीं हुआ. ठीक है जी. तो इसका मतलब हो भी सकता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है ना भी हो. Y इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Y के साथ ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 इटसेल्फ इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसने Y के साथ रिएक्शन किया तो मतलब Y ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, Y रिड्यूसिंग एजेंट है. तो C भी रॉन्ग है. D X इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर X ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है, बट क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हुआ इसका मतलब X इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Y इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Y ने KMnO4 के साथ रिएक्ट किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ. सो दैट मीन्स Y इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट ऑप्शन. D करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. तो याद रखें कि जब भी आपके पास
इफ़ वी हैव KMnO4 विच इज़ अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका कलर चेंज आए किसी भी अननोन सब्सटेंस के साथ, लेट्स से X के साथ रिएक्ट करने पर अगर KMnO4 में कलर चेंज आएगा तो इसका मतलब X इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी KI विच इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, इसको अगर हम किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें कलर चेंज आए, इफ वी गेट अ कलर चेंज, ठीक है, सो दैट मीन्स के KI विच इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, X के साथ रिएक्ट करने पर कलर चेंज आ रहा है तो दैट मीन्स X इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट देयर थिंक X इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि कोई कलर चेंज नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। एंड Y इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि कलर चेंज आया है तो दैट मीन्स Y इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, brown nitrogen dioxide react to form colorless dinitrogen tetroxide. NO2 is a brown gas, dinitrogen tetroxide is a colorless gas. In a reversible reaction, the forward reaction is exothermic. Forward reaction exothermic है, delta H for the forward reaction is negative. Which changes would make the equilibrium mixture darker in color? Which changes would make the equilibrium mixture darker in color? कलर कब डार्क होगा? जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मोर ब्राउन कलर बनेगा तो इसका मतलब कलर डार्क होता जाएगा। तो अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कंडीशंस वही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। सो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डेल्टा H नेगेटिव है, दैट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। सो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी डायरेक्शन वेयर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हैपनिंग, दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन। तो टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो आप कलरलेस की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब आपको बैकवर्ड जाना है तो टेम्परेचर तो बढ़ाना होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बिकॉज बैकवर्ड अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा, दैट मीन्स आइदर सी और डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेशर। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ब्राउन कलर के लिए, मोर डार्क कंडीशंस के लिए आपको प्रेशर क्या करना होगा? देखिए रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के 1, प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। तो जब भी आपको मोर मोल्स की तरफ जाना है, ज़्यादा मोल्स ऑफ गैस की तरफ जाना है तो प्रेशर कम करना होगा, प्रेशर डिक्रीज करना होगा, ठीक है जी। डिक्रीज इन प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट where number of moles of gas are more। जब भी आप प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ पे गैस के मोल्स ज़्यादा हैं। तो अगर आपको ब्राउन कलर की तरफ जाना है तो आप प्रेशर कम करेंगे ताकि ज़्यादा मोल्स की तरफ जाए। रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल है, रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल्स हैं। सो वी हैव टू इंक्रीज, we have to move towards that side where more moles are present, that means pressure को कम करना पड़ेगा। Decrease in pressure would shift the equilibrium where number of moles of gas are more। So option C is the correct option। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, which row shows the pH value for 0.1 mole per dm cube solution of ammonia, hydrochloric acid, sodium chloride and sodium hydroxide। ठीक है, आपके पास 0.1 मोल पर डी एम क्यूब 4 सोल्यूशंस हैं, इनमें से कौन सी रो जो है वो करेक्ट पीएच वैल्यूज़ को शो कर रही है? सो अमोनिया जो है दिस इज़ बेसिकली वीक बेस। सो वीक बेस की पीएच 7 से ऊपर होती है और अराउंड 11 तक होती है, ठीक है जी। सो अमोनिया की जो पीएच होगी दैट वुड बी अराउंड 11। सो सी वाहिद ऑप्शन है जिसमें पीएच हमें 11 नज़र आ रही है, तो आई थिंक सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बट लेट्स सॉल्व द अदर वंस एज वेल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी पीएच 1 2 होगी समथिंग। तो आप ये देख लें HCl की पीएच 1। NaCl सॉल्ट है, सॉल्ट की पीएच न्यूट्रल तो पीएच 7, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी पीएच अबव 13 होगी और 13 होगी। सो NaOH 13, so that means option C is the correct option। Alright, now this next question, this is also related to cation anion testing। ठीक है जी। 4 टेस्ट ट्यूब्स आर सेट अप एज शोन। तो ये 4 टेस्ट ट्यूब्स आपको शो की गई हैं, W, X, Y, Z। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
What is the effect of adding dilute hydrochloric acid to each test tube? ठीक है जी. W contains silver nitrate, X contain copper nitrate, Y contain lead nitrate and Z contains sodium nitrate. मीन्स चारों में सॉल्ट मौजूद है. तो इन चारों में जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये की गिवन है अगर आप देखें तो, और की क्या है कि क्रॉस इज़ फॉर क्लियर सोल्यूशन. ठीक है. एंड टिक इज दैट प्रेसिपिटेट वुड फॉर्म. ठीक है. तो इफ़ वी हैव अ क्रॉस दैट मीन्स के पीपीटी नहीं बन रहा, क्लियर सोल्यूशन है. और अगर टिक का साइन है तो दैट मीन्स के पीपीटी फॉर्म हो रहा है. ठीक है जी. तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जब आप HCl ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि सिल्वर आइंस विल रिएक्ट विद द क्लोराइड आइंस टू गिव AgCl विच फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट. तो इसका मतलब PPT बनेगा, और PPT बनेगा तो क्या आएगा, टिक आएगा. तो W के केस में इट वुड बी अ टिक. सो दैट मीन्स के B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है. X कंटेन कॉपर नाइट्रेट. इसमें अगर HCl ऐड किया जाए तो कॉपर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद HCl. ठीक है जी. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. वी गेट कॉपर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड एंड बोथ आर वाटर सॉल्युबल. दैट मीन्स वी गेट क्लियर सोल्यूशन. दैट मीन्स अ क्रॉस. ठीक है. और X के केस में अगेन आप देखें B में क्रॉस है, तो इसका मतलब अभी तक हम क्लियर नहीं है कि आइदर इट इज़ B, C और D. देन लेड नाइट्रेट व्हेन वी ऐड HCl, so Pb, lead nitrate it contains lead ions, and chloride ions from HCl, this would form PbCl2, which gives precipitate because all the chlorides are water soluble except for silver and lead. तो lead chloride भी PPT देगा, तो इसका मतलब PPT बनेगा, तो that means a tick. So that means either B और C is correct. D जो है वो अब wrong हो गया. ठीक है. either D और C. Finally, sodium nitrate when react with HCl, so clear solution बनेगा because sodium chloride and nitric acid, no PPT would form. So that means के cross, इसका मतलब B is the correct option. ठीक हो गया जी. सिंपल सवाल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Aqueous ammonia reacts with a compound to form a salt ammonium phosphate. Aqueous ammonia reacts with a compound. ठीक है जी. अमोनिया रिएक्ट कर रहा है किसी कंपाउंड के साथ. वी हैव सम कंपाउंड टू फॉर्म अ सॉल्ट अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है जी. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल अमोनिया अंडरगो टू फॉर्म अमोनियम फॉस्फेट. तो अमोनियम फॉस्फेट क्या है, सॉल्ट है. अमोनिया बेस है. तो बेस जब किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनेगा, सो दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो 24 का आंसर क्या हो गया, B. नेक्स्ट क्वेश्चन. सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है. सेवरल सब्सटेंसेज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इंक्लूडिंग वेनेडियम 5 ऑक्साइड एंड वाटर. Which roles are played by vanadium 5 oxide and water in the contact process. ठीक है जी. So vanadium pentoxide this act as catalyst and water जो है ये normally as a solvent काम करता है reactions में, but यहाँ पे ये as a reactant काम कर रहा होगा because जो oleum बनता है last process में H2S2O7, this get dissolved in water, reacts with water to give 2 moles of H2SO4. So that means H2O will act as a reactant. So V2O5 is a catalyst and water as a reactant. So that means option A is the correct option. 25 का A आंसर हो गया. Some properties which indicate the differences in elements are listed. Which two properties increases across a period of the periodic table. Across the period इन चारों में से कौन सी properties बढ़ती हैं. तो पहली property है metallic character. Now metallic character it decreases. Metallic character across the period decreases. आप metal से non metal की तरफ जाते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है जी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो ये आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं. So that means के metallic character will decrease. Next है number of electron shells in an atom.
सो क्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम. पीरियड की खास बात यही है ना कि इन अ पीरियड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम नंबर ऑफ शेल्स, सो दिस रिमेन्स सेम. नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है. देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर इट इंक्रीजेस, तो दिस विल इंक्रीज. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बढ़ रहा है. तो दैट मीन्स 3 and 4. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट. 27. जर्मेनियम is in group 14 of the group 4, sorry, germanium is in group 4 of the periodic table. It has a proton number of 32. Germanium is in group 4. Selenium is in group 6 of the periodic table. It has a proton number of 34. ठीक है जी. तो germanium belongs to group 4, proton number 32. Selenium belongs to group 6, proton number 34. Which prediction can be made? Which prediction can be made based on the position of germanium and selenium in the periodic table? Which prediction can be made based on the positions of germanium, based on the position of germanium and selenium in the periodic table? So a germanium atom has two more valence electron than a selenium atom. germanium के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 32. selenium के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 34. selenium has 2 more वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे. 34 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दैट मीन्स सेलेनियम हैज़ 2 more इलेक्ट्रॉन्स. जर्मेनियम के पास नहीं है, सेलेनियम के पास 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है. तो ए रॉन्ग ऑप्शन है. जर्मेनियम फॉर्म्स अ +3 आयन एंड सेलेनियम फॉर्म्स अ +-3 आयन. अब क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ जर्मेनियम एंड सेलेनियम, तो जर्मेनियम इज़ फ्रॉम ग्रुप 4, तो बेस्ड ऑन ग्रुप 4 इट मस्ट फॉर्म +4 आयन. ठीक है जी. एंड तो ये सिंपल आप ध्यान रखें. तो दैट मीन्स बी बेस्ड ऑन पोजीशन, ये ऑप्शन गलत है. पोजीशन के हिसाब से देखें तो जर्मेनियम को +4 बनाना चाहिए. जर्मेनियम हैज़ मोर मेटालिक करेक्टर देन सेलेनियम अक्रॉस अ पीरियड. अभी हमने बात की है अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक करेक्टर कम होता जाता है. ठीक है जी. अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक करेक्टर कम होता है और जर्मेनियम ग्रुप 4 का एलिमेंट है, सेलेनियम ग्रुप 6 का एलिमेंट है. सो दैट मीन्स जर्मेनियम ग्रुप 4 का है, दैट लाइज ऑन द राइट साइड, सेलेनियम ऑन द लेफ्ट साइड. सो जर्मेनियम वुड हैव अ मोर मेटालिक नेचर. ठीक है जी. सो सी जो है वो मेरे हिसाब से करेक्ट होगा. जर्मेनियम हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू टेलेरियम. सिमिलर प्रॉपर्टीज़ किनकी होती हैं? जो सेम ग्रुप में होते हैं. तो लेट्स लुक इन द पीरियोडिक टेबल. दिस इज़ जर्मेनियम एंड दिस इज़ टेलेरियम. दोनों डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी. सो दैट मीन्स डी भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. 28. द प्रोटॉन नंबर ऑफ सीजियम इज़ 55. नाउ इफ यू लुक, सीजियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1. ठीक है जी. तो प्रोटॉन नंबर ऑफ सीजियम इज़ 55 कंपेयर्ड विद लिथियम. लिथियम ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप 1. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज़, नाउ आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप, ठीक है जी, मेटल्स में लेट्स सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स. सो ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. ठीक है जी. मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज जो आप कहेंगे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियाई. बट खैर इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज़ कंपेयर्ड विद लिथियम. सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. ठीक है जी. डाउन द ग्रुप, सो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. सो दैट मीन्स सीजियम वुड हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा. सो आइदर ऑप्शन सी और डी इज़ करेक्ट. देन एंड द रिएक्शन ऑफ सीजियम विद वाटर इज दे मेटल्स गेट मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप. ठीक है जी. सो सीजियम का रिएक्शन वाटर के साथ मोर विगरस होगा. अगेन सी और डी दोनों ही हो सकते हैं. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सीजियम इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सीजियम, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 1 के हैं तो सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा. सो दैट मीन्स सेम.
ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, which property does it have? ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट. इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, मेटल्स जब मोल्टन फॉर्म में होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. इट फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स, मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं. इट हैज़ ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, दे हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो दैट मीन्स 1, 2 and 3. 29 का ऑप्शन क्या हो गया? ए. A is the correct option. Which metal react with steam? Which metal react with steam and can be extracted from its ore by reduction with carbon? ठीक है जी, मतलब कार्बन के थ्रू जो है वो रिड्यूस हो सकता है, तो मतलब कार्बन से लेस रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से नीचे है, तो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी याद दिला दें आपको. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर. ठीक है जी, तो अब ऑब्वियसली कार्बन रिड्यूस कर सकता है जो कार्बन से नीचे हो, तो मैग्नीशियम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैग्नीशियम इज अबव कार्बन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. कैल्शियम भी नहीं हो सकता, सो आइदर इट इज़ कॉपर और जिंक. बट द अदर कंडीशन इज कि मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम. ठीक है जी, सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक कैन रिएक्ट विद स्टीम, जिंक कैन रिएक्ट विद स्टीम एंड दिस फॉर्म जिंक ऑक्साइड. ठीक है जी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 30 का डी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 correct statements about aluminum are listed. 3 correct statement about aluminum are listed. Aluminum is the most common metal in the earth crust. चलें पहले क्वेश्चन देखते हैं. Which statement explain why aluminum should be recycled? Which statement explain why aluminum should be recycled? कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है कि एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करना चाहिए? तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट कॉमन मेटल इन द अर्थ crust. अगर मोस्ट कॉमन मेटल होता तो फिर रिसाइकलिंग की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा है कि आप एक्सट्रैक्ट करते जाएँ, तो इससे रिसाइकलिंग की मतलब आप कह लें कि अहमियत जो है वो सामने नहीं आती. इट इज़ कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट. बिकॉज इट इज़ कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट, दैट्स वाई वी मस्ट गो टूवर्ड्स रिसाइकलिंग. तो येस, इट एक्सप्लेन्स वाई एल्यूमिनियम शुड बी रिसाइकल्ड. सो 2 करेक्ट है. द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ बॉक्साइट इज़ लिमिटेड. बिकॉज द वर्ल्ड सप्लाई इज़ लिमिटेड, दैट्स वाई वी मस्ट डू रिसाइकलिंग. सो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है. सो 2 and 3. सो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Attaching pieces of magnesium to underground iron. Attaching pieces of magnesium to underground iron pipes can protect iron from corrosion. ठीक है, आप क्या करते हैं कि सिंपल आयरन के बड़े बड़े ब्लॉक्स के ऊपर मैग्नीशियम के पीसेस लगा देते हैं टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, ये मैग्नीशियम के ब्लॉक्स हैं. दिस इज़ नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. दिस इज कॉल्ड sacrificial protection. Which reaction protect the iron from corrosion? अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. रस्टिंग क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. आयरन गेट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि विच रिएक्शन प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम कोरोजन. ये जो मैग्नीशियम है, इंस्टेड ऑफ आयरन लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम विल गेट ऑक्सीडाइज. एंड विच ऑफ दीज 4 ऑप्शंस shows the oxidation of magnesium? D. Magnesium loses 2 electron to become Mg2+. So D is the correct option. Magnesium gets oxidized. 33. Iron is extracted from its ore hematite in a blast furnace. Which statement about this extraction process is correct? कौन सी statement correct है? Air is blown into the blast furnace to react with carbon. ठीक है, आप ब्लास्ट फर्नेस में एयर जो है वो नीचे से ब्लो करते हैं, इट रिएक्ट्स विद कार्बन. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी तीनों भी पढ़ के देखते हैं. एट द बॉटम ऑफ अ ब्लास्ट फर्नेस अ लेयर ऑफ मोल्टन आयरन फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ अ लेयर ऑफ मोल्टन स्लैग. ये रॉन्ग है बिकॉज दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस. सो बॉटम पे बिल्कुल मोल्टन आयरन फ्लोट करता है. लेट्स से दिस इज मोल्टन आयरन, बट स्लैग फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ
molten iron. So ऊपर की तरफ slag होता है, ठीक है. They are saying that molten iron floats on top of a layer of molten slag, तो ये wrong है. Limestone is decomposed in the blast furnace to produce carbon monoxide. No, limestone is decomposed to produce calcium oxide, so ये भी wrong है. Silicon dioxide, an impurity in the ore, is a basic oxide. It is an acidic oxide, so ये भी wrong है. So option A is the correct option. Which statement about the preparation and properties of aluminum is correct? कौन सी statement correct है? Aluminum is obtained by heating aluminum oxide with carbon. No, aluminum is more reactive than carbon. Carbon के through extract नहीं हो सकता. Aluminum is produced at the anode by electrolysis of aluminum oxide. Aluminum cathode पे produce होता है, metal है, ये भी wrong है. Aluminum is unreactive as it forms an oxide coating. जी बिल्कुल, aluminum ये self protecting metal है, it forms a layer of oxide. So option C is the correct option. Aluminum is used in overhead electricity cables and is a good conductor of electricity. यहाँ तक तो सही है. And has a high density. No, has a low density. Aluminum overhead cables में use होता है due to its good conductance and low density. So D incorrect option. How many moles of hydrogen chloride? How many moles of hydrogen chloride are formed when 1 mole of methane reacts with a large excess of chlorine in sunlight? When 1 mole of methane CH4 reacts with large excess of chlorine. This is substitution reaction. So if we have excess chlorine, it will displace all the hydrogens. So all the 4 hydrogens will be displaced and we get CCl4 plus जब 4 हाइड्रोजन निकलेंगे 4 Cl आएंगे तो वो जो 4 हाइड्रोजन है वो 4 Cl के साथ मिलके 4 HCl बनाएंगे. So how many moles of HCl would form? 4 HCl. जितने हाइड्रोजन है उतने ही HCl बनेंगे. So D is the correct option in excess chlorine. Vegetable oil can be made into margarine. Vegetable oil can be made into margarine. Which row describe the change which take place? Now vegetable oil जो है ये basically unsaturated होते हैं. Unsaturated, margarine is saturated, and this is the process of addition of hydrogen, hydrogenation. So hydrogen is added. When we are converting vegetable oil into margarine, we are adding hydrogen. This is hydrogenation in the presence of nickel. So addition of hydrogen. So hydrogen is added. So either A or C is correct. Viscosity. When we add hydrogen, the mass would increase, and when mass increases, viscosity will also increase. So 36A is the correct option because viscosity will also increase. So A is the correct option. Which statement about alcohols are correct? Which statement about alcohols are correct? All alcohols contain the hydroxide ion. No, this is incorrect. ठीक है, ये याद रखें बेटा. अल्कोहल्स में जो OH है, let's suppose C2H5OH, this is not hydroxide ion, this is hydroxyl. ठीक है जी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. सो OH जो बेस वाला OH है और अल्कोहल वाला OH टोटली डिफरेंट है. बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH माइनस. अल्कोहल्स में ये नहीं है, अदरवाइज अल्कोहल भी बेसिक होते. ठीक है, तो 1 इज इनकरेक्ट. इथेनॉल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ईथीन यूजिंग अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय ईस्ट. ठीक है जी, बिल्कुल ईस्ट की कैटलाइसिस के थ्रू इथेनॉल बनता है, बट ईथीन से नहीं बनता किससे? ग्लूकोज से बनता है. ईथीन से तो आप एडिशन ऑफ स्टीम के थ्रू बनाते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है. मीथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू मीथेनोइक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है. मीथेनॉल को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं मीथेनोइक एसिड में. द अल्कोहल X and Y shown are isomers. So X and Y, if you count the number of carbon atoms, 1 2 3 4 carbons, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hydrogens and 1 oxygen, C4H10O. On the other side we have 1 2 3 4 carbons, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hydrogens and 1 oxygen. So molecular formula same है. ठीक है, and if you look at the
position of OH. In X, OH is attached on carbon number 2. In Y, X is attached on carbon number 1. This is carbon number 2, this is carbon number 1. So position of OH is different. So that means this is butane 2-ol and this is butane 1-ol. So yes, they are isomers of each other. So option D, 3 and 4 are correct. Which circled structure shows only the functional group of carboxylic acid? So carboxylic acid का functional group क्या है? C double bond O, single bond OH. So B shows the functional group of carboxylic acid. 39. Which statement about polymers is correct? Nylon and terylene are both polyesters. No, nylon is polyamide. ठीक है जी. So A is incorrect. Protein and nylon have the same monomer units. Protein and nylon have the same monomer units. No, their monomers are completely different. Monomers of protein are amino acids and monomer of nylon are dioic acid and diamine. So ये भी incorrect है. Protein have the same amide linkages as nylon. Yes, they both are amide polyamides. They both are polyamides. So दोनों में आपको amide linkages मिलेंगे. So yes, C is correct. Terylene and fats are esters but with different linkages. No, they both are polyesters. So both contain ester linkages. So option C is the correct option. And the last MCQ is some information about compound X is given. X contain the element carbon, hydrogen and oxygen only. X में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ X इज द सिंपल शुगर ग्लूकोज. X को आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है. सो व्हाट इज X? व्हाट इज X? इट इज़ अ पॉलीएस्टर. नो, पॉलीएस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी. सो देन इट वुड कंटेन, पॉलीएस्टर की हाइड्रोलिसिस से आपको शुगर नहीं मिलना. प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन एज वेल. तो ये भी नहीं हो सकता है. नाइलॉन में भी नाइट्रोजन होता है. स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड. सो स्टार्च, आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो स्टार्च इज अ पॉलीमर एंड ग्लूकोज इज इट्स मोनोमर. So yes, and this contains carbon, hydrogen and oxygen only. So the product of hydrolysis of X is the simple sugar glucose. Basically starch का जो structure वो levels में हम draw करते हैं. ठीक है जी. This is starch. It contains oxy linkage. This is the structure of starch, which forms from glucose. Glucose का structure जो हम draw करेंगे that is a diol. OH, another glucose, OH. So this is the structure of glucose, and what happens is it loses water molecule. So this loses OH and H. So your water molecule loss हो जाएगा. On this side it loses H and this side it loses OH. So once it loses two water molecules are lost. So whatever is left, now we are left with this O box and O box. So this box is representing carbon atoms, chain of carbon atoms. So we get this chain of structure. So this is starch. ठीक है जी. तो ये ध्यान में रखें. ग्लूकोज जो है ये मोनोमर है किसका? स्टार्च का. ऑलराइट, तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. स्टिल अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इंशाल्लाह ताला आई विल अपलोड सम मोर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल. ठीक है जी बेटा. अल्लाह हाफिज़.